वीडियो में बताया था कि अब उच्च शिक्षा से संबंधित यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित आज से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे और वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वे अभ्यर्थी जो अभी कल एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ के परिणाम आए हैं, उसमें यदि सफल आप नहीं हुए हैं तो यकीन मानिए, यदि आप इस सीरीज को परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और ये वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। ये पहला वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे जब तक इस यूनिट के सभी प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो जाएंगे, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। और यूनिट 10 से मैंने शुरुआत इसलिए किया है मित्रों, क्योंकि हम सब लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट पहुंचते, 6वीं यूनिट पहुंचते हैं और लास्ट में आखिरी 2-4 यूनिट रह जाती है। तो शुरुआत इसलिए किया गया है कि पहले 10वीं यूनिट पे चलें, तो जैसे जैसे परीक्षा आती जाएगी वैसे वैसे उस हम सभी यूनिटों की तरफ पहुंचते जाएंगे और हमारी सारी की सारी यूनिट तैयार भी हो जाएगी। इसका मेन उद्देश्य यही है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के, तो आइए हम समय ना खराब करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस यूनिट का पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है किस राज्य में है? जो कि अभी 2019 में ये खोला गया था। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, चौथा विकल्प है पंजाब। तो मित्रों आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं ये क्या होगा। तो जवाब है मित्रों इसका मणिपुर। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इम्फाल में ही ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, अभी तक आपके पूरे भारत में खेल का विश्वविद्यालय नहीं था, ये पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में खुल गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? यानी किसने, कौन सी समिति थी जिसने पहली राष्ट्रीय नीति के लिए अनुशंसा की थी? पहला विकल्प है मित्रों कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, तीसरा है राधाकृष्णन आयोग, चौथा है राममूर्ति समिति। तो आप लोग बताएंगे कौन सा इसका विकल्प सही होगा? इसका विकल्प सही है कोठारी आयोग। मित्रों मैं आपको बताता चलूं कि जुलाई 1964 में DS कोठारी, जिसको हम दौलत सिंह कोठारी के नाम से जानते हैं, तो दौलत सिंह कोठारी जी ने अध्यक्षता कोठारी शिक्षा आयोग के गठन में किया था और इन्होंने सिफारिश 1968 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1968 में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली शिक्षा नीति भी कही जाती है। पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी 86 में, तीसरी आपकी 92 में संशोधित होकर के आई थी और जो आज आपकी नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति आई है वो है। तो वास्तव में मुख्य रूप से 68 पहली शिक्षा नीति, दूसरी 86 और तीसरी आपकी शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 वाली थी, जिसपे एनईपी के तहत कार्यक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में शुरू हो चुके हैं। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग की संस्तुति पे की गई थी? तो कोठारी आयोग
के समिति पे की गई थी। और ये कोठारी आयोग 1968 में शिक्षा नीति के तहत हुआ था। और इस नीति में आपको मैं बताता चलूं मित्रों, इस नीति में सेकेंडरी स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला पर जोर दिया गया था और राष्ट्रीय आय में 6% की शिक्षा पर बढ़ोतरी भी की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा नीति थी। अगला प्रश्न है मित्रों, चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा कब किया था? तो मित्रों आपके सामने है विकल्प 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में। तो मैं आपको बताता चलूं कि चीनी विद्वान ई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इसका विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, 7वीं शताब्दी में। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, इन्होंने जब भारत आए थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे और ये भारत में आए तो वहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को संरक्षित करने में, यानी बौद्ध ग्रंथ को संरक्षित करने में इन्होंने विशेष ध्यान दिया और अपनी 17 वर्षीय भारत यात्रा के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तो कौन सा विश्वविद्यालय का दौरा किया था? तो 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय चिंतक ने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में लिखा था? कैसी गोलीय त्रिकोणमिति? पहला विकल्प है भास्कराचार्य, दूसरा विकल्प है आर्यभट्ट, तीसरा विकल्प है अक्षपत और चौथा विकल्प है कनद। तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं कि इसका विकल्प है, भारतीय चिंतक जो थे वो गोलीय त्रिकोणमिति का संबंध जो रखते थे वो थे भास्कराचार्य। ध्यान दीजिएगा, ये वही भास्कराचार्य हैं जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना किया था। और मैं आपको बताता चलूं, भास्कराचार्य को भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब है गोलीय त्रिकोणमिति का संबंध किससे संबंधित है? भास्कराचार्य यानी भास्कराचार्य द्वितीय से, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक का रचना किया था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की? पहला विकल्प है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है धर्मगंज विश्वविद्यालय, चौथा है श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय। तो मित्रों बताइएगा आप लोग कौन सा हो सकता है? तो इसका जवाब है मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, इसका जवाब है मित्रों इसका जवाब है श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय। इसका जवाब है श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पे बात करें मित्रों, निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? आपको मैं बताता चलूं मित्रों कि ये लोग कौन कौन से हैं जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निकालते हैं, बताते हैं। पहला विकल्प है टाइम्स हायर रैंकिंग, दूसरा विकल्प है क्यूएस रैंकिंग, तीसरा विकल्प है मैड्रिड रैंकिंग, चौथा विकल्प है संघाई रैंकिंग। तो कौन होगा मित्रों, आप लोग बताइए कौन होगा? तो इसका सही जवाब है मित्रों मैड्रिड रैंकिंग। ये तीनों यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों टाइम्स हायर रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग और संघाई रैंकिंग, ये विश्वविद्यालय की रैंकिंग बताते हैं। यही मैड्रिड रैंकिंग विश्वविद्यालय है। मैड्रिड रैंकिंग जो है वो विश्वविद्यालय की रैंकिंग नहीं बताता है। तो इसका विकल्प सी होगा, ये नहीं बताता है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इनके विकल्प है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, दूसरा विकल्प है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तीसरा विकल्प है कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद,
चौथा विकल्प है कलकत्ता, बनारस और हैदराबाद। तो मित्रों ऐसे प्रश्न पिछले जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें इस कदर के कई क्वेश्चन मिले थे, आयोग से उच्च शिक्षा के कई क्वेश्चन मिले थे और फर्स्ट पेपर में भी मिले थे, और जो अभ्यर्थी एजुकेशन से हैं उसमें भी ये मिले थे, और इस प्रकार के प्रश्न समाजशास्त्र के में भी पूछे गए थे। पहले पेपर में भी, समाजशास्त्र में भी, इतिहास में भी, और आपके राजनीति में और आपके शिक्षा शास्त्र में, इन चारों विषयों में इस टाइप के प्रश्न काफी मिले थे। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यानी बी विकल्प इसका सही होगा। आपको मैं बताता चलूं मित्रों, 1854 में सर चार्ल्स वुड, जिसको क्या कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्होंने एक पत्र घोषित किया था चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, उसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उन्होंने 1857 में कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में, यानी अब जो कि जिसे चेन्नई कहा जाता है, और किया था। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, ये 1857 में इसको किए थे। 1882 में आपको मैं बताता चलूं मित्रों, 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना किया था। फिर 1882 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय स्थापित किया था, और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि 1887 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1887 में 23 सितंबर 1887 को ये इलाहाबाद में भी स्थापना हुआ था। तो पहला 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, और 1887 में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं मित्रों। आप लोग चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहेंगे, जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं होगी। आप, मेरा प्रयास है कि जो अगली परीक्षा होगी उस परीक्षा में आप सब लोग निश्चित तौर पे सफलता अर्जित करें। ऐसे प्रश्नों को हम इस चैनल पे समय समय पर आपको वीडियो बनाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे मैं यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, आप लोग भी क्वालिफाई कर लें। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है? व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है? उच्च संस्कृति, मध्य संस्कृति, निम्न संस्कृति या अज्ञात संस्कृति? तो मित्रों आपको बताता चलूं, आयोजकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ जो होता है वो होता है निम्न संस्कृति। तो इसका विकल्प होगा, सही विकल्प होगा निम्न संस्कृति। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचाने के लिए अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन दोगुना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा? तो वो कौन सा आयोग था? पहला कोठारी आयोग, दूसरा राधाकृष्ण आयोग, तीसरा हंटर आयोग, चौथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो कौन होगा मित्रों, आप लोग बताइए। तो इसका जवाब होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि यह 1948 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1948 में ये बनकर के तैयार हुआ था। और यही चीज जिसको राधा कृष्ण आयोग के, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें
राधाकृष्णन आयोग का भी नाम दिया गया है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम विश्वविद्यालय आयोग, ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय आयोग 1948 है। तो मित्रों इसमें दोनों विकल्प दिए गए हैं, परंतु आप जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, पहले इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिस समय की ये बात की गई है उस समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, और यही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बाद में राधाकृष्णन आयोग नाम दिया गया था। तो भ्रमित नहीं होंगे, ऐसे प्रश्न पे लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही राधाकृष्णन आयोग है, लेकिन जब ये बात की गई थी 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन दुगना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा, तो वो उस समय इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, और उस समय ये 1948 की बात कर रहा है, इसलिए इसका सही विकल्प डी होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने यह पाया कि यह सुस्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल सुधार नहीं किया गया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानदंड और सामाजिक उन्नति आज सभी बहुत गंभीर रूप से बाधित होंगे। तो देखिए मित्रों, इसने कौन सा आयोग इस बात पे पर चर्चा किया था? आपके सामने है कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं, ये कोठारी आयोग, जिसको पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था, DS कोठारी के नाम से भी जाने जाते हैं, 1964 में इस आयोग का गठन हुआ था। मैं पहले भी शायद इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1964 में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है आयोग का वर्ष कब गठित हुआ था, और इन्होंने ये स्पष्ट रिपोर्ट जो है 1966 में दी थी। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि भारतीय विश्वविद्यालयों से केवल पद पाने के इच्छुक उम्मीदवारों का असंतुष्ट झुंड निकलता है, जिन्हें हमने उन पदों के लिए शिक्षित किया है जो उन्हें रखने के लिए अस्तित्व में नहीं थे। तो इन्होंने टिप्पणी किया था मित्रों, किसने टिप्पणी किया था? पहला विकल्प है कर्जन, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है डलहौजी, चौथा है मैकाले। तो आप लोग समझ गए होंगे, विकल्प से ही समझ गए होंगे कौन सा होगा। तो इसका जवाब है मित्रों कर्जन। कर्जन ने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालयों से केवल पद पाने के इच्छुक उम्मीदवारों का असंतुष्ट झुंड निकलता है, यानी वो नौकरी के लिए आते हैं, शिक्षित होने के लिए नहीं, यानी शिक्षित किया जो उन्हें अस्तित्व में नहीं थे। तो ये टिप्पणी उन्होंने उस जमाने में किया था। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किसने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसको वो भावी बार्डलियन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे? तो पहला विकल्प है कौन, आप बताएंगे कौन देखना चाहता था उस लाइब्रेरी को ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में? तो पहला विकल्प है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है चार्ल्स वुड, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो विकल्प आप लोग बताएंगे मित्रों क्या होगा सही? तो इसके जवाब हैं लॉर्ड कर्जन। मैं आपको बताता चलूं मित्रों, लॉर्ड कर्जन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किए थे, और जिसकी स्थापना 1836 में किए थे। कब किए थे इसकी स्थापना? 1836 में किए थे। और मैं आपको बताता चलूं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1948 में ये इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया था। ये कब हुआ था? 1948 आया, 1948 में ये क्या हो गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। इसका नाम इंपीरियल विश्वविद्यालय से लेकर के क्या हो गया? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया मित्रों। और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जब हुआ तो इसको संविधान की सूची में 7वीं सूची में रखा गया, और उस दौरान, क्योंकि ये 1948 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लाइब्रेरी हो गई थी, तो उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे मित्रों?
आप लोगों को पता होगा उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने 1 फरवरी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये इसी से संबंधित प्रश्न है, कभी भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। 1 फरवरी 1953 को, कब? 1953 को ये पुस्तकालय पूरी जनता के लिए खोल दिया। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था ये, 1 फरवरी 1953 को पूरी जनता के लिए खोल दिया। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं मित्रों। आप जब भी प्रश्न को उठाएं तो उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं उनको तैयार करते चलें। तो मैंने आपको बताया ना कि लॉर्ड कर्जन उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किए थे 1836 में, और वो जब 1948 आया, भारत आज़ाद हुआ, तो वो राष्ट्रीय जो है पुस्तकालय हो गया। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम से हम लोग शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक नहीं कह रहा हूं, अन्यथा आप लोग शिक्षक समझ लें। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो हो किसके जन्मदिन पे? अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे। और तो इस तरह आपका ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पे बात करें, और ये जो कि अंतिम प्रश्न है मित्रों आज के डेट में, भाग 1 में ये पहला अंतिम प्रश्न है। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? पहला विकल्प है 1980, दूसरा है 1990, तीसरा है 1992, चौथा है 1978। तो मित्रों, तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो आप लोगों को पता होगा 1980 में। 1980 में इसको जो है विश्व धरोहर के, यूनेस्को ने भी जो है विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया था। प्राचीन समय में तक्षशिला जो है वो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान देश में है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है तक्षशिला स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है मित्रों? पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। बहुत विद्वान यहाँ से निकल करके आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको इस चैनल से जरा सा भी लाभदायक अर्जित कर रहे हो, लाभ पा रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ये चैनल उच्च शिक्षा के लिए यानी यूजीसी नेट, जेआरएफ से जो भी अभ्यर्थी हैं, निश्चित तौर पे ये सीरीज चल रही है, अंततः का तक चलती रहेगी। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपके जब भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचता रहे। आपको वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।